नमस्कार। हमारे अतिथि कार्यक्रम में मैं नीलम मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो हस्ती हैं, ये एक बेहद रोचक कार्य करते हैं। तो आज हम बातचीत के माध्यम से एक विशेष कार्य के बारे में भी जानेंगे और साथ ही इनकी अपनी यात्रा के बारे में भी हम जानेंगे। आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर सुरेश अब्रोल को। डॉक्टर सुरेश जम्मू बेस्ड सांस्कृतिक संरक्षक और संग्रहकर्ता हैं। पांडुलिपियों, लघु चित्रों, आभूषणों का एक दुर्लभ संग्रह आपके पास है। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित पांडुलिपि संरक्षण केंद्र जम्मू के आप मानद निदेशक भी हैं। सुरेश जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। जैसा कि आपके परिचय में हमने बताया कि आप संग्रहकर्ता हैं और पांडुलिपि आपके पास है, लघु चित्र है, आभूषण है और बेहद दुर्लभ ये पूरा संग्रह है। तो शुरुआत हम यहीं से करेंगे सुरेश जी कि हम सभी लोग अपने जीवन में चीजों को इकट्ठा करना चाहते हैं, जो भी चीजें हमें बेहद महत्वपूर्ण लगती है, लेकिन इन सब का संग्रह करते करते कैसे आज आप राष्ट्रीय स्तर का एक नाम है, ये पूरी यात्रा कैसे शुरू हुई? कैसे आपने सोचा चीजों के संरक्षण के बारे में? ये यात्रा तो बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी जी। ये हमारे बुजुर्गों का एक आशीर्वाद रहा है। जो मेरे दादाजी लाला रेखी राम जी थे, वो महाराजा हरि सिंह जी का ज्वेलरी विंग देखते थे जी। तो शाम को उन्हीं की दुकान के ऊपर चौपाल भी लगती थी। तो हमारे यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में क्या था कि लोग अपने घरों में गाय जरूर रखते थे, तो वो लोग जंगल में या तवी नदी के किनारे जाते थे घास लेने के लिए। उन्होंने वहां पे देखा कि किसी वैद्य या ज्योतिषाचार्य के घर में अगर किसी की डेथ हुई है तो वहां पे पांडुलिपियां जो थी रखी उनको दीमक लगा हुआ है। हमारे जम्मू में जुलाई से लेके सितंबर तक काफी ज्यादा ह्यूमिडिटी रहती है और ज्यादातर लकड़ी की पेटियों में ही पांडुलिपियों का रखा जाता था। तो उस फैमिली ने लाके तो उसको जल प्रवाह कर दिया, क्योंकि एक धारणा है कि पांडुलिपियों को जहाँ तो जल प्रवाह किया जाए, जी। जल समाधि, भूमि समाधि या अग्नि समाधि दी जाती थी। तो उन्होंने जो भी राज परिवार से जुड़े हुए जो लोग थे, जो उनके साथ शाम को आके चौपाल लगाते थे, बातचीत करी होगी तो उनको किसी ने गाइड किया कि अरे वो तो बड़े अच्छे वैद्याचार्य थे, तो उनका काफी उनमें फार्मूले आपको देखने को मिलेंगे। जी। तो ये दौर वहां से शुरू हो गया। वो तवी नदी से वो पांडुलिपियां उन्होंने उठा के ले आनी, जो भीग चुकी होती थी वो शायद वो रहने देते थे, जैसा वो हमें बोलते थे, जैसा बचपन में हमने उनसे सुना हुआ है। तो ये दौर शुरू हो गया, क्योंकि वो एक ज्वेलर थे, तो क्वाइंस भी आते थे उनके पास, ज्वेलरी भी आती थी, तो फिर पांडुलिपियों का भी संरक्षण शुरू हो गया। और आज हमारे पास 5000 के आसपास जो पांडुलिपियां जो है वो है। और राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का जो पांडुलिपि पोर्टल है उस पे 3950 पांडुलिपियों का डाटा जो है वो ऑनलाइन चढ़ा हुआ है। और राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन जो आज की डेट में उनका नाम चेंज करके ज्ञान भारतम नाम रखा गया है। तो दादाजी ने इस काम की शुरुआत की थी और आप बचपन में देखते थे उनको ये सब करते हुए, कुछ बातें आपने उनसे सुनी। तो क्या उसी वक्त आपके मन में ये धारणा थी कि मुझे भी यही काम करना है बड़े होकर, या तब आप कुछ और करना चाहते थे? मैं तब कुछ और करना चाहता था, मैं पुलिस में जाना चाहता था। जी। तो जब पिताजी ने मेरा रुझान देखा, बड़े भाइयों का रुझान देखा, छोटे का देखा, तो उन्होंने बोला कि ये जो धरोहर हमारे पास पड़ी हुई है इसको पांडुलिपि संरक्षण केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। मैं यहाँ ये भी जानना चाहूंगी कि दादाजी के समय, पिताजी के समय जो पांडुलिपियां और जो दुर्लभ वस्तुएं आपको प्राप्त हुई थी उनका संरक्षण तो किया ही है, लेकिन आपने स्वयं किस तरह से जो दुर्लभ वस्तुएं वो प्राप्त की हैं और क्या तरीका होता है, किस तरह से लोगों की मदद मिलती है, ये सब आप हमें बताइए। ये बड़े सारे चैलेंजिंग्स आते रहे हैं हमें। जैसे किसी फैमिली के पास कोई चित्र पड़े हुए हैं या किसी के पास कोई पांडुलिपि पड़ी हुई है, तो जैसे ये था कि आपको मैंने पहले ही बताया हमारा जो प्रोफेशन फैमिली का रहा है वो ज्वेलरी का रहा है। तो कई बार हम कईयों को लोगों को बोल देते हैं कि आप एक काम करें, आप ये वाला कलेक्शन जो है वो हमारी संस्था को दे दे, इसके एवज में हम आपको ज्वेलरी बना के दे देंगे। तो वो कई लोग हमें डोनेशन भी दे देते हैं, तो कई लोग एक्सचेंज भी कर लेते हैं। तो इसमें उनको बताना पड़ता है। अब जैसे किसी के बुजुर्ग की डेथ हो गई, उनके घर में कुछ रेयर बुक्स पड़ी हुई हैं, तो चैलेंजिंग आते हैं। लेकिन जब लोगों को पता चलता है कि ये फैमिली जो है वो
फ्यूचर जनरेशन के लिए काम कर रही है, तो लोग मतलब हंसते हंसते भी हमें दे देते। जी, आप हमारे श्रोताओं के लिए क्या बताएंगे, अगर किसी की रुचि है, वो क्यूरेटर बनना चाहते हैं कुछ युवा, और अब आगे संग्रहालयों से जुड़ना चाहते हैं, तो किस तरह से वो पढ़ाई कर सकते हैं, और आपका अपना क्या अनुभव है इस क्षेत्र में? आपने कोई पढ़ाई की है, कहीं से प्रशिक्षण लिया है? हाँ, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का गठन 2003 में हुआ जी। उसके बाद उन्होंने ऑल ओवर इंडिया में डॉक्यूमेंटेशन के लिए MRC सेंटर खोले, मैन्युस्क्रिप्ट्स रिसोर्स सेंटर खोले, ऐसे ही उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट्स कंजर्वेशन सेंटर भी खोले। जी। तो मैंने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के जो भी वहाँ पे काम करने वाले लोग थे उनके साथ राब्ता कायम किया। फिर मैं उनसे पूछता था कि इसकी कंजर्वेशन के ऊपर वर्कशॉप कहाँ पे होने जा रही है। तो फिर मैं अलग अलग शहरों में उनसे पता करके कि आज हिमाचल में वर्कशॉप हो रही है, तो ऐसे ही मैंने अलग अलग पंजाब में, दिल्ली में, हिमाचल में, तो ये मैं घूम घूम के मैंने ये वर्कशॉप्स अटेंड किए, वहां से मैंने ट्रेनिंग ली। तो उसके बाद जो हमारे इंडिविजुअल नाम है अब्रोल मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड लेयर बुक लाइब्रेरी के नाम से है, डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स आर्कियोलॉजी म्यूजियम जम्मू, उनके साथ कोलैबोरेशन करके तो हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया कंजर्वेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स के ऊपर। जम्मू में कला केंद्र सोसाइटी है, वहां पे वो एक्सपेरिमेंट हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा। 75 के आसपास शोधार्थियों को वहां पे हमने ट्रेनिंग दी। हमारे यहाँ पे कोई भी अगर फॉर एग्जांपल पेपर कंजर्वेशन या मेटल कंजर्वेशन के ऊपर कोई शोधार्थी अगर रिसर्च करना चाहता है तो वो हमारे पास आ सकता है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जो 6 वीक का वो कोई कोर्स करना चाहता है तो हम लोग उसको करवा सकते हैं। उसके लिए हमें राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन से एक रिक्वेस्ट लेनी पड़ती है कि ये शोधार्थी हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं जी। तो जैसे ही वहां से कंसेंटमेंट हमें आती है, हम उस शोधार्थी को ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। फिर उसका सर्टिफिकेट जो है वो राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन से बन के आता है जी। तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि कई सारे अवार्ड्स मिले। मैंने अभी राष्ट्रीय अभिलेखागार जो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया है, वहां पे कुछ दुर्लभ चित्र और कुछ पांडुलिपियां और कुछ फोटोग्राफ्स मैंने वहां पे डोनेट किए थे। अक्टूबर में वहां से सर्टिफिकेट मेरे को आया था लास्ट ईयर 2024 में, और 26 जनवरी के ऊपर हमारी स्टेट का एक अवार्ड होता है, स्टेट अवार्ड। तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से वो स्टेट अवार्ड भी हमें 26 जनवरी पे डिक्लेयर किया गया जी। तो जब इस तरीके कोई आशीर्वाद फॉर्म में रिकॉग्नाइजेशन मिलती है तो जो पुराने दुख दर्द होते हैं वो इंसान भूल जाता है जी। इन उपलब्धियों के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे संग्रहालयों में अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में जो पांडुलिपि हैं या दुर्लभ वस्तुएं, उनके संरक्षण में आप किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं? पहले क्या था कि जब तक हमें राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की तरफ से MCC का स्टेटस नहीं मिला था तो हम दादी नानी वाले नुस्खे यूज करके, जैसे नीम की पत्तियां हो गई, कुट हो गई, तंबाकू की पत्तियां हो गई, तो उससे ही हम लोग उसका प्रिजर्वेशन करते थे। अब जैसे उसकी फ्यूमिगेशन करनी है तो हम लोग क्या करते थे, कोयले की अलाव जलाते थे, उसके बीच में हम लोग अजवाइन डालते थे और कमरे को बंद कर देते थे। तो उससे जितना भी, जैसे सिल्वर फिश वो इसको पांडुलिपियों को खाती है जी, तो उससे क्या होता था कि वो टर्माइट अटैक करता था। फिर हम हवा का क्रॉस वेंटिलेशन वो वाला सोर्स रखते थे। फिर मैंने आपको बताया कि जुलाई से लेके तो सितंबर तक जम्मू में जो ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रहती है, वो 90 क्रॉस भी कर जाती है। तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस वेंटिलेशन हवा का ज्यादा वो करते हैं। और जब राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का हमारे पास स्टेटस आया तो फिर हमने क्रॉस वेंटिलेशन के साथ साथ सिलिका जल उसका उपयोग करना शुरू कर दिया। आज हम थाइमोल यूज करते हैं, तो हमने छोटी छोटी चाइना डिश में थाइमोल प्रोसेस किया हुआ जो नेपथलीन होता है, जो पेपर को हार्म ना करे, तो वो हम कटोरियों में डाल के वहां पे रख देते हैं। और जो ह्यूमिडिटी वाले दिन होते हैं या गर्मी के दिन होते हैं उसमें हम ज्यादातर क्रॉस वेंटिलेशन का यूज करते हैं। अगर आमजन में से कोई भी आपके संग्रहालय के लिए कुछ सहयोग करना चाहे, यानी वो कोई दुर्लभ वस्तु आपको देना चाहे, तो आपके जांचने की प्रक्रिया क्या है कि जिस समय का वो ये आभूषण बता रहे हैं या सिक्के जो वो बता रहे हैं, ये सच में उस समय के हैं या नहीं है, कैसे जांचते हैं? जैसे आपने फॉर एग्जांपल बोला कि कोई आभूषण ऐसा है, तो हम लोग ये देखते हैं कि ये आभूषण, उसका डिजाइनिंग, क्योंकि जो आज से 50 साल पहले जो डिजाइनिंग होती थी वो हैंडमेड वर्क होता था सारा जी। उसमें उसका सांचा यूज किया जाता था, तो वो सारे इंग्रेडिएंट्स देख के
तो उससे हमें उसकी एक टाइम ड्यूरेशन पता चल जाती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का जो वे होता था वो इतना ज्यादा क्लासिकल नहीं होता था। रफ वर्क है उसका या उसका माइन्यूट वर्क किया हुआ है, वो देखने के बाद उसकी एवेल्युएशन हम लोग कर सकते हैं। ऐसे ही अगर किसी के पास कोई पांडुलिपि आ गई तो पांडुलिपि के बीच में या उसके लास्ट में कई बार उन्होंने सन संवत लिखा होता है, तो राइटर का नाम भी होता है, कईयों में नहीं भी होता है जी। ऐसे ही मिनिएचर पेंटिंग है। मिनिएचर पेंटिंग को बनाने के लिए बसली यूज की जाती थी। जो बसली है, बसली एक नहीं 4-5 पन्नों को जोड़ के बसली बनाई जाती थी। वो बसली बनाने का क्या प्रोसेस है, वो प्रोसेस जब मैंने बसोली में मैं गया, वहाँ पे एक संस्था है, वहाँ पे कई सारे आर्टिजन काम करते हैं, तो उन आर्टिजन से मैंने पूछा कि बसली कैसे बनाई जाती है। एक पन्ना लिया, उसके ऊपर वो गोंद लगाई जाती थी, फिर उसके ऊपर दूसरा पन्ना डाला, फिर उसके साथ अगेट स्टोन, अकीका पत्थर जो होता है, उसके साथ उसकी घुटाई की जाती थी। तो वो हम देख लेते हैं कि ये कितने पेपर की बसली बनी हुई है। और कलर जो होते हैं वो स्टोन कलर्स होते हैं इनमें ज्यादातर, ठीक है, जितने भी आप मिनिएचर पेंटिंग देखेंगे, और उस कलर ने कितनी डेप्थ पकड़ी हुई है उससे आइडिया हो जाता है कि ये पेंटिंग 50 साल, 60 साल, 100 साल, 70 साल इसका पीरियड हो सकता है। जी। अब जब आप हमारे स्टूडियो में बैठे हैं डॉक्टर सुरेश अब्रोल, तो मेरा थोड़ा सा लालच जाग गया है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी अपने सभी श्रोताओं की ओर से कि बेहद दुर्लभ तो नहीं, लेकिन हमारे घरों में जो दादी नानी के जमाने के आभूषण हैं या कुछ हाथ की लिखी हुई चिट्ठियां हैं हमारे परिजनों की, जिन्हें हम संभाल कर रखना चाहते हैं, या कुछ बहुत पुरानी तस्वीरें हैं, तो हम अपने घर में ही उन चीजों को कैसे संभाल कर रख सकते हैं? क्या छोटे छोटे टिप्स आप हमें इसके लिए देंगे? अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला कि आपके घरों में कोई ज्वेलरी पड़ी हुई है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसकी अगर वॉशिंग करनी है, उसको थोड़ा आपने साफ करना है, क्योंकि आज की डेट में एयर में बहुत सारे मॉइस्चर्स आ चुके हैं जी, बड़ा सारा पोल्यूशन आ चुका है। आप एक काम करें, जो आपके पास इजिली अवेलेबल है जी, कोई भी ज्वेलरी जो है वो उस बर्तन में डाल दे, उसको 20 मिनट आधा घंटा डाल के रखे। डालने के बाद कोई भी ब्रश ले ले, सॉफ्ट ब्रश कोई भी होगा, बूट पॉलिश वाला जो ब्रश होता है वो भी आप ले सकते हैं, उसको पॉलिश निकाल दीजिए और अच्छी तरह से उसको थोड़ा थोड़ा उसको रब करें। उसमें से जो भी उसका मॉइस्चर होगा, जो भी उसके बीच में पोल्यूशन उसके ऊपर जैसे ऑक्सीडेशन हुई है उसकी, तो वो आपका घर में ही आप उसको ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपके पास कोई फोटोग्राफ है, जहाँ आपके पास कोई पांडुलिपि है, उसको आप कोई भी सॉफ्ट ब्रश लेके उसके ऊपर से उसका वो स्ट्रेन निकालें, फंगस निकालें, और मार्केट में आपको टिश्यू पेपर मिल जाएगा। ऐसे तो हम लोग टिश्यू पेपर की जगह जापानी टिश्यू पेपर यूज करते हैं। टिश्यू पेपर आप ले लें और टिश्यू पेपर उसके ऊपर रख के, तो उसको आप लेमिनेट कभी मत करवाएं, क्योंकि लेमिनेशन से क्या होगा, आपका कोई भी फोलियो होगा, चाहे वो पेपर फॉर्म में है, चाहे वो फोटोग्राफिक फॉर्म में मटेरियल है, लेमिनेशन जो है कुछ साल के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देगी जी। आप मार्केट से एल फोल्डर, जू फोल्डर ले ले, लेकिन उसके बीच में आपको टिश्यू पेपर ऊपर नीचे रखना पड़ेगा। उससे आपका पेपर वाला जो मटेरियल होगा उसको आप प्रिजर्व कर सकते हैं और आपका कई साल वो रहेगा। आपने भूल से भी कभी लेमिनेशन नहीं करवानी, फोल्डर में रखना उसको आप डॉक्यूमेंट्स को। डॉक्टर सुरेश, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपना समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमारे अतिथि कार्यक्रम में आज हमने बात की क्यूरेटर और सांस्कृतिक संरक्षक डॉक्टर सुरेश अब्रोल से। इसी के साथ मैं नीलम मलकानिया, कार्यक्रम प्रोड्यूसर प्रभा कुमार के साथ हमारे अतिथि कार्यक्रम से अब लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।